मैं हूं दीक्षा आपके साथ और वक्त हो चला है बहुत सी बातें करने का आपकी सेहत के बारे में। प्रोग्राम सेहत की बात सर्वोदय के साथ में आज जिस विषय पर हम बात करने जा रहे हैं वो बहुत हाईलाइटेड टॉपिक है। क्यों है हाईलाइटेड? क्योंकि अक्सर हम ये देखते हैं आजकल पिछले 3-4 सालों में पोस्ट कोविड बहुत सारे लोगों को इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है, स्ट्रोक। जी हाँ, स्ट्रोक एक ऐसा वर्ड है जिसके बारे में हम अक्सर पहले कम सुना करते थे, लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं। बहुत ज़्यादा पेशेंट्स इसकी तादाद बढ़ती जा रही है। बहुत सारे पेशेंट्स को पैरालिसिस के अटैक्स हो रहे हैं। अब ये क्यों हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं और कैसे इससे बचा जाए, ये सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर ऋतु झा, डायरेक्टर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट न्यूरोलॉजी, सर्वोदय हॉस्पिटल फरीदाबाद। डॉक्टर ऋतु, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो मानव रचना में। थैंक यू सो मच दीक्षा फॉर इनवाइटिंग मी। तो डॉक्टर ऋतु, आज हम स्ट्रोक के बारे में बात करने वाले हैं और स्ट्रोक पिछले कुछ समय से काफ़ी इसमें केसेस में जो इजाफा हुआ है, उसके बाद लोगों को इसके बारे में पता चला है। पहले होता था किसी दूर दराज वाले को हमने सुना था कि पैरालिसिस का अटैक हुआ है या उनकी बॉडी में कहीं कुछ ऐसे सेंसेशंस बंद हो गए हैं, लेकिन अब स्ट्रोक बहुत कॉमन होता जा रहा है। तो मैं सबसे पहले आपसे यही जानना चाहती हूँ कि आखिर स्ट्रोक होता क्या है? स्ट्रोक ऐसा नहीं है कोई नई बीमारी है। स्ट्रोक को हम बहुत तरह के नामों से जानते हैं, पैरालिसिस, लकवा, पक्षाघात, और ये बहुत पुरानी बीमारी है और ये बहुत कॉमन कारण है जिसकी वजह से लोगों को बिस्तर पे रहना पड़ता है, लाइफ पैरालाइज्ड हो जाती है और मॉर्बिडिटी जिसको हम बोलते हैं कि इंसान बच तो जाता है मगर बचने के बाद दूसरों पर निर्भर रहता है, ये उसका एक सबसे कॉमन कारण है। स्ट्रोक पोस्ट कोविड बढ़ गया है, हाँ, मगर क्या पहले नहीं था? ऐसा नहीं है। स्ट्रोक के विषय में जागरूकता जरूर बहुत बढ़ गई है और इसलिए क्या होता है, जब हमको पता होता है तो हम वो चीजें ज्यादा देख पाते हैं। सो योर आईज डोंट सी व्हाट माइंड डज नॉट नो। सो सिमिलरली जब हमें पता होता है तो हम ज्यादा देख पाते हैं, जब पता नहीं होता है तो हम उसके बारे में देखते नहीं है। और आजकल जितने भी न्यूरोलॉजिस्ट हैं, वी ऑल आर मेकिंग एफर्ट्स। हम सबकी कोशिश है कि हम लोगों को इस विषय में जागरूक कर सके, इस विषय में बता सके, जिससे कि हमेशा बिस्तर पर होने वाली डिसेबिलिटी से बचा सके उन्हें। इसलिए स्ट्रोक के विषय में जागरूकता फैलाने की वजह से ऐसा हो गया है कि अब आम जनता थोड़ी सी इसके विषय में जानने लग गई है। सो डॉक्टर, तो जब हम स्ट्रोक की बात करते हैं तो क्या इसके कुछ टाइप्स भी होते हैं, अलग अलग प्रकार के स्ट्रोक्स होते हैं? हाँ, स्ट्रोक कहते हैं जब मस्तिष्क की किसी भी एक हिस्से को ब्लड सप्लाई ना मिले या उसकी ब्लड सप्लाई में कोई भी अवरोधक आ जाए। अब वो दो प्रकार से हो सकता है, या तो उसकी में ब्रेन को ब्लड सप्लाई पहुंचाने वाली नस में ब्लॉकेज आ जाए जिसको हम कहते हैं इश्चेमिक स्ट्रोक, या फिर वो नस फट जाए जिसको हम कहते हैं हेमरेजिक स्ट्रोक। इसके अलावा स्ट्रोक के 2-3 प्रकार और होते हैं, जैसे कि एक होता है जिसमें कि ब्रेन से ब्लड ले जाने वाली नस में ब्लॉकेज हो जाती है, उसको हम कहते हैं सीवीटी, या फिर ब्रेन की ऊपरी सतह पे ब्लीडिंग हो जाती है, उसको हम कहते हैं सबअरेक्नॉइड हेमरेज। इस तरह से स्ट्रोक के 3-4 प्रकार होते हैं, बट आम जनता के लिए 2 प्रकार के मोस्ट कॉमन है जो उनको जिसके विषय में उन्हें जानना चाहिए। वन इज जिसमें कि ब्लॉकेज हो जाती है और सेकेंड वाला जिसमें ब्लीडिंग हो जाती है। तो मेनली ये ब्रेन से कनेक्टेड है। बॉडी के किसी और पार्ट में भी क्या स्ट्रोक्स की ऐसी कुछ संभावना हो सकती है जिससे नुकसान होगा? स्ट्रोक ब्रेन की बीमारी को ही कहते हैं जी। बाकी पार्ट्स में भी ब्लड सप्लाई में ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, रुकावट आ सकती है, मगर फिर उसको स्ट्रोक का नाम नहीं दिया जाता है। ओके। जैसे हार्ट में भी अटैक होता है, इसी तरह से ब्रेन अटैक और स्ट्रोक होते हैं। ओके डॉक्टर ऋतु, अब बात करते हैं रीजंस की। क्या ऐसे लाइफ में हमारी रीजंस आ जाते हैं, हमारी लाइफ एकदम ठीक ठाक चल रही होती है, बहुत सारे यंग लोग ऐसे हैं जो एकदम सही तरीके से चल रही है लाइफ, उनकी नॉर्मल ऑफिस जा रहे हैं, घर पे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन अचानक से पता चला कि स्ट्रोक हो गया और लाइफ ठहर गई। अब वो ना उठ सकते हैं, ना कहीं जा सकते हैं, बहुत से लोग बात भी नहीं कर पाते, खाना भी नहीं खा पाते। क्या रीजन होते हैं स्ट्रोक के? स्ट्रोक के मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं जो एक इंसान को प्रोन करते हैं स्ट्रोक होने के लिए। बहुत सारे कारण तो ऐसे हैं जो कि मॉडिफाइबल हैं, जिनको हम ठीक कर सकते हैं, और एज अ न्यूरोलॉजिस्ट हमारा सारा फोकस उन कारणों पर होता है जिन पे हम काम करके उसको रोक सकते हैं। जिसमें से बहुत फैक्टर्स वो भी हैं जो कि कॉमन है, हार्ट अटैक के साथ भी कॉमन है, जैसे कि हो गया डायबिटीज हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, स्मोकिंग, अल्कोहल, ज़्यादा अच्छी बैठे रह के काम करना, कोई एक्टिव लाइफस्टाइल नहीं रखना, कोई एक्सरसाइज नहीं करना। तो ये वो फैक्टर्स हैं जिनको हम थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं, शुगर को, ब्लड प्रेशर को,
डाइट को, बहुत कोलेस्ट्रॉल हाई कोलेस्ट्रॉल वाला खाना खाना, बहुत चर्बी वाला खाना खाना, तेल वाला खाना मत खाना, मसालों वाला उसको अवॉइड करना। देन हमारा स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो मॉडिफाइबल कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा और कुछ कारण होते हैं जैसे कि एज, एडवांसिंग, बढ़ती उम्र के साथ स्ट्रोक के चांसेस बढ़ते हैं। ऑब्वियसली हम उसको कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं। सिमिलरली मेल सेक्स में ज्यादा प्रोन होते हैं। एंड देन उसके बाद होते हैं फैमिली हिस्ट्री, किसी किसी की फैमिली हिस्ट्री, जेनेटिक हिस्ट्री पॉजिटिव होती है स्ट्रोक्स के लिए। अगेन दीज कम्स ऐसे होते हैं, ये नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स होते हैं। एंड बियॉन्ड दिस देयर आर सम फैक्टर्स जो आजकल के समय के लिए हिसाब से थोड़े से नए हो गए हैं, जैसे कि प्रदूषण, बढ़ता हुआ एनवायरमेंटल पोल्यूशन। उन कंडीशंस में भी स्ट्रोक के चांसेस आजकल, क्योंकि एनवायरमेंटल पोल्यूशन इतना हो गया है, दिल्ली एनसीआर में स्पेसिफिकली कहते हैं कि इट्स इक्वल टू स्मोकिंग थाउजेंड्स ऑफ सिगरेट्स। तो अब आने वाला मौसम उसी के लिए है। तो पोल्यूशन ऐसा फैक्टर है अगेन जिससे हम थोड़ा सा बचाव तो कर ही सकते हैं। हवा तो नहीं बदल सकते हैं, लेकिन मास्क लगा के तो वो एक फैक्टर हो गया। देन बिसाइड्स दैट लोग बहुत सारी आजकल मेडिसिन ले रहे होते हैं, जैसे कि जिम में बूस्टर्स ले रहे होते हैं, एनर्जी बूस्टर्स ले रहे होते हैं, बहुत सारी ड्रग्स होती हैं जिससे कहते हैं एंड्योरेंस बढ़ता है। जिम के ट्रेनर्स यूज करवा देते हैं कि भाई ठीक है, ज्यादा अच्छी एक्सरसाइज हो जाएगी। बहुत सारे आईवी ड्रग्स होते हैं जैसे कोकेन एंड भांग। ये सब वो चीजें हैं जिनको हम रोक भी सकते हैं, जिनसे हम स्ट्रोक प्रिवेंट कर सकते हैं, मगर आम जनता जानती नहीं है कि इनसे भी स्ट्रोक हो सकता है। बहुत सारे लोगों को ये आइडिया ही नहीं होता है कि ये जो छोटी छोटी चीजें हैं लाइफ की, आप बहुत ज्यादा ऑयली खाना खा रहे हैं, हमारे इंडियन कल्चर में अक्सर खाना जो होता है बहुत मसाले वाला होता है, वो भी एक स्टेज पर जाके स्ट्रोक कर सकता है। हाँ, लाइक डेफिनेटली, जैसे अब फेस्टिवल्स आ रहे हैं, अब फेस्टिवल्स पे हमारे यहाँ ट्रेंड है कि हमेशा हम ऑयली फूड ही बनाएंगे। तो उस तरह की चीजों में हमको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि वी हैव टू ईट माइंडफुली। ठीक है, वी हैव टू, हमें कल्चर मेंटेन रखना है, पर थोड़ा सा माइंडफुली मेंटेन रखना है कि ऐसा ना हो कि सारा का सारा चीजें ज्यादा ऑयल में, मसाले में बना हुआ हो। एंड बहुत सारे लोग, कुछ नए फैक्टर्स मैं आपको बताना चाहती हूँ। नए फैक्टर्स इन अ सेंस होते तो हमेशा से हैं, ध्यान नहीं जाता हमारा, क्योंकि डायबिटीज और ब्लड प्रेशर पर तो आजकल फिर भी बहुत बातें होने लग गई हैं। बहुत सारे लोग नेक मसाज करवाने लगते हैं, एंड जैसे अक्सर बार्बर के पास जाएंगे और हेयर कटिंग के साथ साथ वो नेक मसाज भी होने लग जाती है। तो वो भी एक कारण होता है जिसकी वजह से स्ट्रोक हो सकता है। नेक मसाज, हाँ, नेक मसाज, सिवियर नेक मसाज करा लेते हैं, बहुत सारा ट्रेंड है, ऐसे ऐसे करके लोग मालिश करवा लेते हैं। तो उन सब से भी कई बार ज्यादा तेज होने की वजह से आर्टीरियल डिसेक्शंस हो जाते हैं। ये मुझे पहली बार पता चला है कि इस तरीके की मसाज कराने से, अक्सर मैंने देखा है जेंट्स जो होते हैं वो जब हेयर कट के लिए जाते हैं तो उनको थोड़ा सा रिलैक्सिंग फील होता है, और जब इंसिस्ट किया जाता है तो वो मसाज करा भी लेते हैं, 10-15 मिनट एक्स्ट्रा बैठ के आराम से करा लेते हैं। तो ये भी स्ट्रोक का कारण बन सकता है। डिपेंड करता है कि जो करने वाला है वो कितनी इंटेंसिटी से और कितनी इंटेलिजेंटली कर रहा है। अगर वो बहुत ज्यादा सिवियर हो जाते हैं तो उस केसेस में डिसेक्शन होने के चांसेस होते हैं, बिकॉज हमारी जितनी भी ब्रेन की ब्लड सप्लाई है वो सारी की सारी हार्ट के थ्रू, हार्ट से निकलती है और नेक के थ्रू होके ही ब्रेन में जा रही है। तो नेक बिकम्स अ वेरी, हाँ, नेक्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पैसेज और वाइटल स्पेस हो जाती है जिसका हमें ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। यानी मसाज करा रहे हैं तो बहुत ध्यान से कराइए, किसी एक्सपर्ट से कराइए, यूं ही किसी के साथ ना बैठ जाइए। और बहुत सेंसिटिव पोर्शन होता है हमारे नेक का जो सीधा ब्रेन से कनेक्टेड होता है। दिल और दिमाग आपस में गर्दन के थ्रू जुड़े होते हैं, इसलिए इसका ख्याल रखना भी बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब, एक सवाल और मन में आ रहा है, वो ये है कि आजकल लोगों को स्ट्रेस बहुत होने लगा है, टेंशन्स बहुत ज्यादा हो गई हैं, और 24 घंटे अपने काम और अपनी लाइफस्टाइल में कहीं ना कहीं कुछ खराबी, या सोचते सोचते क्या इससे भी चांसेस बढ़ जाते हैं स्ट्रोक के? डेफिनेटली दीक्षा, स्ट्रेस तो हर बीमारी का एक जड़ है। स्ट्रेस से हम ब्रेन डिजीजेस बढ़ा रहे हैं, स्ट्रेस से हम हार्ट डिजीजेस बढ़ा रहे हैं, स्ट्रेस से हम मेंटल डिसऑर्डर्स बढ़ा रहे हैं, स्ट्रेस से हम गट डिसऑर्डर्स, पेट की बीमारियां बढ़ा रहे हैं। तो स्ट्रेस तो एक बहुत कॉमन फैक्टर है जो कि हमारे शरीर को अस्वस्थ करने में हर जगह रोल प्ले कर रहा है। इट्स लाइक अ मॉन्स्टर जो आपको अंदर ही अंदर खाता है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्रेन को करेगा अफेक्ट या सिर्फ हार्ट को करेगा, इट कैन अफेक्ट एनीवेयर, हर जगह असर कर सकता है। बिल्कुल, यानी स्ट्रेस एक बहुत बड़ा रीजन है
किसी भी तरीके की हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम स्ट्रेस की वजह से थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती है, इसलिए खुद को बचाने के लिए स्ट्रेस से दूर रहना पड़ेगा। डॉक्टर रितु, अब जो सवाल मैं आपसे जानना चाहती हूँ वो सवाल ये है, क्या बच्चों में भी स्ट्रोक हो सकता है? क्योंकि अभी आपने बताया बड़े लोगों में होता है, एज के साथ बढ़ता है, क्या बच्चों में भी खतरा है स्ट्रोक का? बिल्कुल, आजकल बच्चों में भी मिलने लगा है स्ट्रोक। हालांकि बच्चों में जो कारण होते हैं वो थोड़े से अडल्ट से डिफरेंट होते हैं, क्योंकि बच्चों में बहुत सारी अबनॉर्मैलिटीज ऐसी होती हैं जो अडल्टहुड से डिफरेंट होती हैं। जैसे एक तरह का अनीमिया होता है, सिकल सेल अनीमिया, ओके। या फिर बच्चों की हार्ट डिजीजेस डिफरेंट होती हैं। उनको अगर हार्ट में कोई छेद है उसकी वजह से स्ट्रोक होने के चांसेस होते हैं। ओके। कभी कभी वैस्कुलाइटिस होती है, कभी बच्चों में रूमेटिक हार्ट डिजीजेस हमारे यहाँ बहुत कॉमन है। हमारे इंडियन सेटअप में स्पेशली पुअर फैमिलीज में एक तरह का इन्फेक्शन होता है जो कि बच्चों के हार्ट वाल्व को सिकोड़ देता है। वो आगे चल के बड़ी उम्र में भी हो जाता है। उसकी वजह से स्ट्रोक छोटी उम्र से लेके बड़ी उम्र तक सब में हो सकता है। बच्चों में इन्फेक्शंस बहुत कॉमन है। हमारे ब्रेन के इन्फेक्शंस जो होते हैं, जैसे टीबी हो गया, वायरल इन्फेक्शंस हो गए, उनकी वजह से भी बच्चों में स्ट्रोक हो जाते हैं। तो इस तरह से बच्चों में भी स्ट्रोक अनकॉमन नहीं है, एंड उसके कारण बस थोड़े से अलग हो जाते हैं। बच्चों में ट्रीटमेंट भी फिर इसलिए डिफरेंट होता है बिकॉज डिपेंड करता है कि कारण क्या है, एंड दैट्स हाउ आपको इंडिविजुअली आइडेंटिफाई करना पड़ता है। कभी कभी कुछ टेंडेंसीज होती हैं जिनको हम कहते हैं प्रोथ्रोम्बोटिक टेंडेंसी, जिसमें कि हमारा ब्लड ज्यादा, आप ऐसे समझो कि गाढ़ा होता है या उसके में क्लॉट बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं। उन फैक्टर्स को भी हमें ढूंढना पड़ता है कि कहीं उसकी वजह से तो नहीं हो रहा है, बिकॉज ट्रीटमेंट हर सिचुएशन में फिर डिफरेंट होता है। किसी को लाइफ लॉन्ग देना पड़ता है, किसी को कुछ समय के लिए देना पड़ता है, तो अकॉर्डिंग टू दैट हमें ट्रीटमेंट प्लान करना पड़ता है। इसलिए बच्चों में स्ट्रोक ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकता। अगर हमें चांसेस होते हैं, कम होते हैं बड़ों की अपेक्षा, बट होते हैं। तो बच्चों में अगर स्ट्रोक होता है तो कैसे पहचाना जाए कि इनको स्ट्रोक हो गया? क्या उनमें भी पैरालिसिस ही होता है? एक्चुअली स्ट्रोक के जो इन जनरल साइन एंड सिम्टम्स है ना, जिसको हम पैरालिसिस सोचते हैं कि भाई एक हाथ पांव नहीं चल रहा है, नॉर्मली पैरालिसिस जो आम जनता जानती है उसको कहते हैं। बट स्ट्रोक का एकमात्र यही सिम्टम नहीं है जी। स्ट्रोक में कई तरह से प्रेजेंट कर सकता है। स्टैंडर्ड एक प्रोटोकॉल होता है जिसको कहते हैं बी फास्ट, इन विच अगर बी स्टैंड्स फॉर बैलेंस, यानी अगर बैलेंस बिगड़ रहा हो, चलने में दिक्कत हो रही हो, इसको भी जरूरी नहीं एक हाथ पांव कमजोर हो, बट बस बैलेंस में प्रॉब्लम। बहुत सारे बुजुर्गों के साथ ये होता है एज बढ़ते बढ़ते। बट अचानक से होने वाली चीजें, स्ट्रोक इज समथिंग जो यूं अचानक हो जाए। अचानक से होने वाली चीजों को स्ट्रोक सस्पेक्ट सबसे पहले किया जाता है। अचानक से देखने में परेशानी होने लग जाए, डबल दिखने लग जाए, एक साइड का धुंधला दिखने लग जाए, सो दैट स्टैंड फॉर आईज इन बी। एंड देन फेस, चेहरे पे टेढ़ापन हो, हाथ की कमजोरी हो, आवाज में लड़खड़ाहट हो, सो फेस, आर्म, स्पीच, एंड देन यू लुक फॉर टाइम। सो दिस इज नोन एज बी फास्ट, जिस निमोनिक से हम पहचानते हैं कि बच्चों में या बड़ों में सिम्टम लगभग सेम होते हैं। इसके अलावा और भी हो सकते हैं कि अचानक से कंफ्यूज हो जाए, बात आपकी समझ ना रहा हो, बच्चा या कोई भी अडल्ट, या फिर नाम गलत ले रहा हो, नाम लेने में दिक्कत हो रही हो। उसके अलावा जैसे कि बोलने में परेशानी हो रही हो, सही स्पीच क्लियर नहीं हो, तो ये वो चीजें सटल साइंस हैं। चक्कर बहुत ज्यादा आ रहे हो, निगलने में खाना दिक्कत हो रही हो। So मतलब डे टू डे जो हम काम कर रहे हैं चीजों, उनमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसे बदलाव जो पहले कभी नहीं थे, अचानक से 2-4 दिन से अगर देखने को मिल रहे हैं। अगर कोई भी चीज आप कह सकते हो जी, आई वॉज ऑल राइट टिल 4 o'clock, और 4:30 मुझे प्रॉब्लम शुरू हो गई। कुछ भी, चाहे वो निगलने की हो, चेहरे का टेढ़ापन हो, देखने की हो, चलने की हो, सुनने की हो, सस्पेक्ट स्ट्रोक फर्स्ट, तो आपको स्ट्रोक का सस्पेशन हाई रखना चाहिए। तो कितने, अगर ऐसा कोई सिम्टम किसी व्यक्ति में नजर आ रहा है, तो जो साथ में व्यक्ति बैठा है उसको क्या करना चाहिए, उस पेशेंट को या उस व्यक्ति को ठीक रखने के लिए? अगर कहीं भी आपको ऐसा लग रहा है, किसी व्यक्ति को कोई परेशानी ऐसी हो रही है जिसमें ऐसी संभावना है कि स्ट्रोक लग रहा है, तो बेस्ट इज कि आप उसको अर्जेंटली हॉस्पिटल ले जाइए, बिकॉज स्ट्रोक का इमीडिएट ट्रीटमेंट जो होता है वो हॉस्पिटल में रह के ही हो सकता है। इसके अलावा कुछ प्रिकॉशंस आप ले सकते हैं। आपने घर पे ब्लड प्रेशर नापा कि 200 आ रहा है, और आपने सोचा कि मैं इसको फटाफट कोई दवाई दे देता हूँ या कुछ दे देती हूँ कि बीपी इनका एकदम से कम हो जाए। और लोग ना बहुत बार गलती में क्या करते हैं, एक की जगह 2-2 टैबलेट ब्लड प्रेशर की दे देते हैं, शुगर की टैबलेट दे देते हैं। वो नहीं करना है। देयर आर मोर ऑफ डोंट्स रादर देन डूज।
ओके। पानी ऐसे में नहीं पिलाना है। अगर आपको लग रहा है कि पर्सन अनकॉन्शियस सा हो रहा है, जवाब कम दे रहा है, समझ कम रहा है, तो उसमें लोग क्या करते हैं ना, रब करने लगते हैं, पानी पिलाने लगते हैं। बेहतर ये होगा कि आप घर पे ज्यादा उपचार करने का प्रयास ना करके एज सुन एज पॉसिबल हॉस्पिटल जाएं। बिकॉज स्ट्रोक में कहते हैं टाइम इज ब्रेन, मतलब जितना आप समय बचाओगे घर पर और अस्पताल लेके जाओगे, उतना ज्यादा हम पेशेंट को जल्दी ठीक करवा पाएंगे। तो इसलिए घर पे उपचार कम से कम करें, अस्पताल ले जाने की कोशिश ज्यादा करें। उसके अलावा देयर आर मेनी डोंट्स जो नहीं करने चाहिए आपको, कि कुछ मुंह से खिलाने पिलाने का कोशिश नहीं करनी चाहिए, अननेसेसरी एक्स्ट्रा दवाइयाँ नहीं देनी चाहिए कि हमने सोचा कि हम हाथ पांव रब कर लें या फिर हम 2 बीपी की गोलियां दे दें क्योंकि बीपी ज्यादा आ रहा है। बहुत सारे लोग एक मिस्टेक करते हैं कि बीपी थोड़ा सा भी ज्यादा देखते हैं 170 180 तो वो स्ट्रोक की दवाइयां घर पे देने लग जाते हैं कि सोचते हैं बीपी की दवाई दे देते हैं, बीपी बढ़ गया है। बट ये थोड़ा सा ना मिथ है। जो बीपी बढ़ा हुआ होता है वो एक्चुअली इसलिए बढ़ता है क्योंकि स्ट्रोक में जब नस ब्लॉक होती है तो हमारा शरीर कोशिश कर रहा होता है उस ब्लॉक आर्टरी के बियॉन्ड ब्लड पुश करने का। तो उसके चक्कर में उसमें बीपी बढ़ता है, उस वजह से उसमें बीपी बढ़ता है। अगर हम उस बीपी को कम करते हैं तो जो स्ट्रोक जो हो गया है उसके चारों तरफ जो पेनिम्बरा है जो सेव कर सकते हैं, उसमें भी ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। ओके। तो हमें एकदम से बीपी घटाने वाली दवाइयां स्ट्रोक में नहीं देनी होती हैं। और ये बहुत कॉमन चीज है, अक्सर किसी से कहा जाता है कि ऐसे लग रहा था या ऐसे था तो फटाफट से ब्लड प्रेशर की गोली आप खा लीजिएगा, या आम धारणा होती है ये। तो यही इसलिए बेसिकली इसीलिए आपका रेडियो का प्रोग्राम है ये, जिससे कि आम जनता इस बारे में सचेत हो जाए कि ऐसा नहीं करना है। इसीलिए आई सेड देयर आर मोर ऑफ डोंट्स रादर देन डूज। एकदम से हमें बीपी कम नहीं करना होता। अगर यही पेशेंट हमारे हॉस्पिटल भी आता है और उसको हमें दिखता है कि ब्लॉक होने वाला स्ट्रोक है तो हम बीपी कम नहीं करते हैं। वी डू नॉट रिड्यूस ब्लड प्रेशर ड्रास्टिकली। एकदम से ब्लड प्रेशर कम करने से स्ट्रोक का एरिया बढ़ जाता है, डैमेज एरिया बढ़ जाता है, नुकसान जिसको मुश्किल होती है, रिकवरी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है। तो आप बहुत चीजों का ध्यान रखिए। स्ट्रोक अगर आपको लग रहा है किसी व्यक्ति को हो रहा है, उसका मुंह टेढ़ा हो रहा है या बात करने में दिक्कत हो रही है या फिर लड़खड़ा के अचानक से लड़खड़ा के चल रहा है या ज्यादा चक्कर आ रहे हैं, तो आपको करना क्या है? आपको सिर्फ और सिर्फ उसे हॉस्पिटल लेकर जाना है। बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट मत कीजिए किसी भी पेशेंट के साथ, क्योंकि वो नुकसानदायक ज्यादा हो सकता है। ब्लड प्रेशर की दवाइयां ना दीजिए, डायबिटीज की दवाइयां बिल्कुल मत दीजिए। बस पास के एक अच्छे हॉस्पिटल में एक अच्छे डॉक्टर के पास उन्हें फटाफट से ले जाइए, ताकि रिकवरी जितनी जल्दी होगी, इलाज जितनी जल्दी होगा, रिकवरी भी उतनी जल्दी होगी और पेशेंट की जान बचाई जा सकती है। और डॉक्टर रितु, आप बात करते हैं स्ट्रोक के कुछ और अलग पहलुओं के बारे में। बच्चों के बारे में आपने बता दिया, बड़ों के बारे में आपने बता दिया, लेकिन अब मैं जानना चाहती हूँ कि क्या प्रेग्नेंट लेडीज में भी स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाते हैं? यस दीक्षा, प्रेगनेंसी अपने आप में एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें स्ट्रोक हमेशा चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये वो समय है जिसमें फीमेल्स में चांसेस बढ़ जाते हैं एज कम्पेयर टू मेल्स इन द रिस्पेक्टिव एज ग्रुप। उसी एज ग्रुप की फीमेल्स में ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू मेल्स, जस्ट बिकॉज की प्रेगनेंसी जो होती है ये वो स्थिति होती है जिसमें हमारा ब्लड ज़्यादा प्रोन होता है क्लॉट होने के लिए। ओके। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, स्पेशली इन द लेटर पार्ट ऑफ प्रेगनेंसी और डिलीवरी के तुरंत बाद, स्पेशली विद इन फर्स्ट 3 months, चांसेस स्ट्रोक के ज्यादा होते हैं क्योंकि ब्लड में क्लॉटिंग होने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। स्पेशली सीवीटी नाम का जो स्ट्रोक होता है जिसको हम कहते हैं सेरेब्रल वीनस थ्रोम्बोसिस, जिसमें ब्रेन से ब्लड वापस लाने वाली नसों में क्लॉट होने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। इसके अलावा आर्टीरियल स्ट्रोक भी बहुत कॉमन होते हैं क्योंकि इन जनरल पेशेंट जो होती है वो उस समय थोड़ा हाइपर कोआगुलेबल स्टेज होती है जिसमें कि ब्लड क्लॉट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो दोनों प्रकार के स्ट्रोक इस स्थिति में ज्यादा होते हैं। पर्टिकुलरली सीवीटी बहुत ज्यादा कॉमन होता है प्रेग्नेंट फीमेल्स में। तो अगर डिलीवरी के तुरंत बाद या ड्यूरिंग लास्ट फेजेस ऑफ प्रेगनेंसी अगर कभी भी ऐसा लग रहा हो कि हेडेक बहुत ज्यादा हो रहा है, कोई विजुअल ब्लरिंग हो रही है या कोई अगेन हाथ पैरों की कोई दिक्कत हो रही है, क्योंकि इस पीरियड में हार्मोनल इम्बैलेंस, हार्मोनल डिफरेंसेस चल रहे होते हैं। जो फीमेल हार्मोन्स होते हैं जैसे कि ओसिपल्स भी लोग लेते हैं, जो पुराने वाले ओसिपल्स होते थे, अब तो नए मॉडर्न फॉर्म्स आ गए हैं, उनमें तो ईस्ट्रोजन्स वगैरह के डोजेस कम होते हैं। जो ओल्डर फॉर्म्स ऑफ ओसिपल्स होते थे, जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होते थे, उनमें जो हार्मोनल डोजेस होती थी वो ज़्यादा होती थी। तो इस तरह से जो फीमेल्स वो डोजेस ले रहे होते थे उनके में स्ट्रोक के चांसेस ज़्यादा हो जाते थे। तो इसी तरह से जब वो क्योंकि प्रेगनेंसी में भी वो हार्मोन ज़्यादा होते हैं,
इसलिए वो हाइपर कोआगुलेबल स्टेज में होते हैं और इसलिए उनके में स्ट्रोक के चांसेस ज़्यादा होते हैं, स्पेशली सीवीटी, लेकिन दोनों प्रकार के स्ट्रोक हो सकते हैं। बिल्कुल, यानी प्रेग्नेंट लेडीज में चांसेस रहते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रोक के, इसलिए बहुत संभल के यहाँ पर भी आपको ध्यान देना होगा। कोविड के बाद ऐसे बहुत सारे मामले देखने को मिले हैं, तो क्या कोविड की वजह रही है या वैक्सीन की वजह से ऐसा हुआ है? दिशा, कोविड अपने आप में वॉज अ वायरस जिसने हाइपर कोआगुलेबल स्टेज बढ़ाई है इन जनरल, जैसे कि मैंने बताया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हुआ है। सिमिलरली कोविड एंड पोस्ट कोविड एरा ऐसा रहा है जिसमें कि थ्रोम्बोटिक इवेंट्स यानी ब्लॉकेज वाले इंसिडेंसेस बढ़ गए हैं। एंड 100% दैट्स ट्रू, ये बात फैक्ट है कि हाँ ये बढ़े हैं, बट इसी वजह से एमआई भी बढ़े हैं, हार्ट अटैक्स भी बढ़े हैं, ब्रेन अटैक्स भी बढ़े हैं, और मोर टुवर्ड्स यंगर पॉपुलेशन ज़्यादा हो गया कि पहले जो चीज़ें हमको 50 के बाद देखने को मिलती थी, अब हमको वो 40 लेस देन 40 में भी मिल जाते हैं, 30s में भी मिल जाते हैं। अभी मेरे पास एक पेशेंट एडमिट है जो हार्डली 30 ईयर्स का भी नहीं है और उसको मल्टीपल पोस्टीरियर सर्कुलेशन में स्ट्रोक्स हैं। तो पोस्ट कोविड पहले जो यंगर पॉपुलेशन हमको देखने को मिलती थी कि ओपीडी में या इमरजेंसी में या महीने में एक आता होगा, अब महीने के 3 से 4 केसेस यंगर पॉपुलेशन के आने लग गए हैं। सो इन अ सेंस अब यंगर पॉपुलेशन 20-25% ऑफ स्ट्रोक इंसिडेंस बनाने लग गई है पोस्ट कोविड एरा में, जो पहले 10 to 12-13% ही हुआ करता था। यंगर पॉपुलेशन मीन्स समवन लेस देन 40, आई एम नॉट सेइंग मोर देन 50, मतलब लेस देन 50। 40 से 50 को तो अब हम थोड़ा सा उम्र दराज मानने लगे हैं, क्योंकि जो बीमारियां पहले 60 प्लस में होती थी वो 50 और 40 प्लस में होने लग गई हैं। तो आप कह सकते हो चेंजिंग, जितना एनवायरनमेंट बदल रहा है, स्ट्रेस बढ़ रहा है, लाइफस्टाइल बदल रही है, उन सब की वजह से तो है ही। अलॉन्ग विद दैट पोस्ट कोविड ने भी बहुत सारा सिनारियो चेंज किया हुआ है। तो यस, कोविड के बाद इंसिडेंट्स बढ़ गए हैं इन जनरल। सो डॉक्टर रितु, बहुत सारे पेशेंट्स को जब ऐसे प्रॉब्लम होती है स्ट्रोक्स की, तो आपका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या रहता है और कितने समय तक वो ट्रीटमेंट चलाना पड़ता है? स्ट्रोक का बेस्ट ट्रीटमेंट होता है अगर हम हॉस्पिटल एज सुन एज पॉसिबल पहुंच जाए। इसका मतलब है कि आप पहले आधे घंटे में पहुंच जाए, बहुत अच्छा। आप 45 मिनट्स में पहुंच जाए, बहुत अच्छा। 3 आवर्स में पहुंच जाए, बहुत अच्छा। सो एज अर्ली एज पॉसिबल का कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि आप जितना समय नष्ट करते हैं उतने ही ज्यादा ब्रेन सेल्स का लॉस हो रहा होता है। ब्रेन सेल्स दोबारा नहीं बनते, हमारे ब्रेन सेल्स दोबारा रीजेनरेट नहीं होते। तो इसलिए जितना कम ब्रेन सेल्स का नुकसान होगा उतना कम कमजोरी हमको रह जाएगा, उतना कम कमजोरी पेशेंट्स में बच जाएगा। सो इसलिए हालांकि आजकल बहुत सारे नए ट्रीटमेंट आ गए हैं स्ट्रोक के। एक तरीका होता है जिसको हम कहते हैं थ्रोम्बोलिसिस, बहुत आसान होता है, जिसमें एक तेज दवाई दी जाती है, लेकिन उस दवाई का देने का समय अपने आप में 3 से 4 घंटे के अंदर मैक्सिमम होता है। ऐसा नहीं कि हम 2 दिन बाद जाएंगे या 24 घंटे बाद अस्पताल पहुंचेंगे तो वो मेडिसिन दे दी जाएगी। उस मेडिसिन को देने का अपना समय होता है, क्योंकि 4-4.5 घंटे के बाद कहते हैं कि अगर आप मेडिसिन दोगे तो नुकसान ज्यादा है, फायदे कम है। रिस्क बेनिफिट रेशियो में रिस्क ज्यादा हो जाता है। अगर वही मेडिसिन हम 4-4.5 घंटे के अंदर देते हैं तो बेनिफिट इज मच मोर। हाफ एन आवर में दे देते हैं तो बेनिफिट इज मच 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 मोर एज कम्पेयर टू रिस्क। एंड इसके अलावा उसमें बहुत सारी चीजें चेक की जाती हैं जो हॉस्पिटल पहुंचने पर ही आपकी चेक हो सकती हैं। ऐसा नहीं है इंजेक्शन है कि भाई घर पे लगा दिया। हॉस्पिटल पहुंच के पहले स्कैनिंग होगी, कंफर्मेशन होगा कि हाँ जी ब्लॉक होने वाला स्ट्रोक है, एंड देन बहुत सारी चेक बॉक्सेस होंगे कि हाँ ये तो नहीं है, एंड देन बहुत प्रिकॉशंस के साथ ही आपको वो मेडिसिन दी जाती है। इसके बियॉन्ड आजकल बहुत अच्छा एक आ गया है जिसमें क्लॉट रिमूव कर देते हैं। वी कॉल दैट प्रोसीजर थ्रोम्बेक्टमी, हम उसको थ्रोम्बेक्टमी कहते हैं। वो भी 6 घंटे मैक्सिमम के अंदर करी जाती है, बहुत एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में 24 घंटे के अंदर भी कर दी जाती है। बट देन उस क्लॉट को अगर रिमूव कर देते हैं तो बेसिकली आपने कारण ही खत्म कर दिया स्ट्रोक होने का। और अगर उस समय तक, जब तक क्लॉट आप रिमूव कर रहे हो, कोई ब्रेन टिश्यू बचा हुआ है तो वो बचा रह जाता है, ब्लड सप्लाई रीस्टोर हो जाती है, ब्लड सप्लाई वापस आ जाती है, तो नुकसान बच जाता है। और ऐसे स्थिति में बहुत सारे लोग अपने पैरों पर खड़े हो पाते हैं, जिनको इस बात का डर होता है कि भाई शायद वो कभी जीवन भर चल नहीं पाएंगे। तो इस तरह से हम पेशेंट्स को हमेशा बेड पर रहने से चलता फिरता नॉर्मल पुरानी जिंदगी में वापस लेके जा सकते हैं। बट ये सब इस बात पे निर्भर करता है कि आप कितनी जल्दी अस्पताल पहुंचते हो और पेशेंट कितना फिट है इन प्रोसीजर्स के लिए। क्या एक बार क्लॉटिंग अगर हो जाती है, इस तरीके से स्ट्रोक हो जाता है, तो दोबारा होने के चांसेस भी होते हैं ठीक होने के बाद? 100% होता है, क्योंकि जिन पेशेंट्स में क्लॉटिंग होती है उनके अंदर ये टेंडेंसी होती है। तो स्ट्रोक का कोई
ऐसा नहीं है कि एक बार स्ट्रोक हो गया और हमने 3 महीने का कोई कोर्स कर लिया और अब हमारा दवाइयाँ खत्म हो गई, अब हमें कुछ नहीं करना है। ये बहुत सारी गलती है, ये बहुत बड़ी गलती है जो लोग करते हैं अपनी आम जिंदगी में। वो सोचते हैं कि डॉक्टर ने मुझे 3 महीने की दवाई लिखी है, इसका मतलब मुझे 3 महीने खानी है और छोड़ देनी है। शायद वो ये समझना भूल जाते हैं कि उन्हें 3 महीने बाद डॉक्टर के पास वापस विजिट करना है। हो सकता है वो आपकी दवाइयों में कुछ बदलाव करना चाहें, लेकिन दवाइयाँ स्ट्रोक एक बार होने के बाद ऑलमोस्ट लाइफ लॉन्ग चलती हैं, अनटिल एंड अनलेस जब तक कि आपके डॉक्टर, आपके विशेषज्ञ उसमें कुछ बदलाव करना ना चाहें या किसी वजह से उन्हें रोकनी या बढ़ानी ना पड़े। वरना स्ट्रोक बार बार होने के चांसेस होते हैं। 100% लगभग 70 to 80% चांस होता है कि दोबारा स्ट्रोक होगा अगर हम मेडिसिन छोड़ देते हैं। अगर हम मेडिसिन नहीं छोड़ते हैं तो चांसेस 10-20% होते हैं। मगर फिर भी दवाइयाँ बिना सुपरविजन के नहीं खानी चाहिए। ये भी नहीं सोचना चाहिए कि एक बार लिख दिया तो ठीक है, अब तो उसमें कुछ होना नहीं है, हम लाइफ लॉन्ग बिना दिखाए खाते रहे। तो दोनों तरह की गलतियां नहीं करनी चाहिए। बिना दिखाए खाते रहना वो गलत है, और ना जाना और ना खाना वो भी गलत है। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, इसमें रिकवरी में कितना समय लगता है जब ट्रीटमेंट हो जाता है उसके बाद? दीक्षा, रिकवरी इस बात पे डिपेंड करती है कि बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है रादर, कि स्ट्रोक का साइज क्या था, हमने ट्रीटमेंट कितनी जल्दी लिया है, मेहनत कितनी हुई है मरीज के ऊपर, पेशेंट की विल पावर कितनी स्ट्रांग है, पेशेंट को स्ट्रोक से पहले क्या क्या बीमारियां थी और वो कितना मजबूत या कितना स्ट्रांग या कितना फ्रेल है। मतलब कि जो बहुत कमज़ोर होते हैं, बहुत एल्डरलीज या फिर बहुत ओबीज लोग, इनकी रिकवरी स्लो होती है। या ट्रीटमेंट आप देर से शुरू करते हो, जब आपका हाथ स्टिफ हो गया, पैर स्टिफ हो गया, तब आप जाते हो ट्रीटमेंट के लिए, या शुरुआत में आपने ट्रीटमेंट नहीं लिया, जल्दी नहीं लिया, या फिर आपके ऊपर आपकी फैमिली मेंबर्स कितने मेहनत करते हैं, कितने अच्छे से फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपीज ये सब होती है। इन सब चीज़ों पे आपकी हमारी रिकवरी या पेशेंट्स की रिकवरी डिपेंड करती है। इन अ सेंस स्ट्रोक बहुत बड़ा है, रिकवरी स्लो होगी और हो सकता है कंप्लीट ना भी हो। स्ट्रोक छोटा है या आपने समय पे इलाज ले लिया है, ऑब्वियसली रिकवरी ज़्यादा बेहतर होगी। जी। अब एक बार पेशेंट अगर डिस्चार्ज होकर घर आ जाता है तो फिर किस तरीके से उसका ख्याल रखा जाए? पेशेंट जब डिस्चार्ज होता है तो डिपेंड करता है कि पेशेंट डिस्चार्ज किन कंडीशंस में हो रहा है या किस सिचुएशन में हुआ है। बहुत सारे पेशेंट स्ट्रोक के ठीक होके घर नहीं जाते हैं। जैसे बहुत सारे पेशेंट्स आरटी पर होते हैं, पेशाब की नली पर होते हैं, नाक की फीडिंग पाइप पर होते हैं, या फिर पेशेंट बेड पर ही होते हैं। अगर ऐसी स्थिति है तो हम मरीजों के जो रिश्तेदार होते हैं उनको सारा ख्याल समझा के भेजते हैं, कैसे खाना खिलाना है, कैसे पाइप की क्लीनिंग करनी है, कैसे आपको उनकी सफाई रखनी है, उनकी रेगुलर टर्निंग करनी है बेड पर, एयर मैट्रेस यूज़ करना है जिससे बेड सोज ना बने, रेगुलर पैरों की मसाज करनी है जिससे कि डीवीटी लगाना है सॉर्ट ऑफ, जिससे कि पैरों में क्लॉटिंग ना जमे। इस तरह से लिटा के खाना पीना नहीं देना, मुंह से नहीं देना। तो ये एक एक्सट्रीम केयर हो जाती है जो बिल्कुल ही बेड बाउंड है और जिनको बिल्कुल ही होश नहीं है या फिर जो अपने आप से कुछ खा पी नहीं सकते हैं, उनके होता है। फिर डिपेंड करता है, अगर थोड़ा भी पेशेंट चलने लायक है या उठने बैठने लायक है, उसको बैठा के हमेशा खिलाना है, छोटे बाइट्स में खाना देना है, कैसे उसको असिस्ट करना है वॉकिंग में, और रेगुलर फिजियोथेरेपी करनी है, मेडिसिन बिल्कुल नहीं छोड़नी है। मेडिसिन को लेके अगर कोई भी इशू है तो आप छोड़े नहीं, अपने वापस डॉक्टर के पास जाके उससे कंफर्म कर लें। ब्लड प्रेशर, शुगर का ख्याल रखें। ऐसा नहीं कि अगर, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हॉस्पिटल में जितना ब्लड प्रेशर चल रहा होता है, घर जाके थोड़ा फ्लक्चुएशंस आने लगते हैं, तो वो मेडिसिन के रिविजन्स की जरूरत होती है। तो वो रिविजन्स हम करवाते रहें टाइम टू टाइम, रेगुलर फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपीज ये सब लेते रहें। तो बहुत एफर्ट लगते हैं फैमिली के भी, स्पेशली अगर थोड़ा सा भी बड़ा स्ट्रोक है जिसमें कि अगर पेशेंट को बहुत ज्यादा वीकनेस है, फैमिली एफर्ट के साथ। लेकिन मैंने बहुत डेडिकेटेड लोग देखे हैं, एटलीस्ट हमारे इंडियन सेटअप में तो फैमिलीज बहुत सपोर्टिव होती है, रोल प्ले करते हैं। एंड ऐसा बहुत बार होता है कि हमारा रोल कम होता है और फैमिलीज का ज्यादा होता है टू ब्रिंग देयर पेशेंट बैक ऑन देयर फीट, और वो लेके आते हैं वापस अपने मरीज। खास तौर पर जब जॉइंट फैमिलीज होती है तो वहां पर रोल बहुत 100%। जॉइंट फैमिलीज में ब्रदर्स बहुत मेहनत करते हैं, बच्चे बहुत मेहनत करते हैं। तो इस तरह से जब अगर किसी को यंग स्ट्रोक है तो पेरेंट्स बहुत मेहनत करते हैं। तो इंडियन फैमिली सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि हमारे यहाँ फैमिली सपोर्ट कभी कम नहीं पड़ता है। बट जो जरूरत होती है वो नॉलेज की, इंफॉर्मेशन की जो कमी होती है वो ज्यादा बड़ा रोल फैक्टर प्ले करती है। तो बेहतर होगा कि हम इन्फॉर्म्ड रहें,
डॉक्टर के बताए तरीकों पे चलें, जो मेडिसिन दी हैं वो करें, अच्छे से थेरेपीज लें, तो बहुत सारे मरीजों को हम पैरों पर वापस खड़ा कर पाएंगे, स्पीच को वापस ला पाएंगे, उनकी जिंदगी बेहतर कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। यानी लाइफ को बेहतर बनाना है, स्ट्रोक से खुद को बचाना है, तो सबसे पहला जो मंत्र है वो ये है कि अपने लाइफस्टाइल को ठीक कीजिए। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, इन सब को कंट्रोल में रखिए अगर हो गया है, और अगर नहीं हुआ है तो रेगुलर एक्सरसाइज और ठीक डाइट लेकर उसको होने ही मत दीजिए। साथ ही बच्चों को, बड़ों को, सबको जो है अपने लाइफ में एक्सरसाइज को जरूर जगह देनी है, क्योंकि फिटनेस जो होता है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी बीमारी को दूर रखने में। बहुत सारी अजीब अजीब किस्म के देसी नुस्खे या दवाइयाँ ऐसी जिनके बारे में आपको नॉलेज नहीं है, उनको बिना जांचे समझे अपनाए नहीं। ज़रूर ये जानें कि वो कितनी सही हैं, तभी उसकी तरफ बढ़ें। अगर किसी पेशेंट को स्ट्रोक हो जाता है तो तुरंत उसे अपने पास के एक अच्छे हॉस्पिटल में, एक अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट के पास लेकर जाएं, ताकि उसकी जान बचाई जा सके और स्ट्रोक का खतरा जो है, जो हो चुका है, उसको जल्दी से जल्दी रिकवर किया जा सके।